गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं, ठीक है। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, ठीक है। उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रेम, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये हम लोग पद से ये सारे क्वेश्चन ले रहे हैं और इसका और भी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि विरोध की और क्रोध की, प्रेम की और घृणा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम की भावना रखती थी गोपियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा था, गोपियों का स्वभाव कैसा कवि ने कैसा दर्शाया था। तो चतुर हो गया, निरदमी हो गया और घमंडी हो गया और भोला हो गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भोला हो जाएगा, ठीक है। भोला, कवि ने भोला जो कि दर्शाया हुआ था गोपियों को। 4 नंबर का क्वेश्चन, गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, व्रज हो गया, द्वारिका हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, ठीक है। मथुरा पे आप लोग को लगा देना, मार देना, ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग लाते रहते हैं। कोई सा भी अगर क्वेश्चन छूटेगा तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा और टोटल हम क्वेश्चन को कवर करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और भी हमारे VVI क्वेश्चन हम दिए हुए हैं चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये वाला क्षितिज से है, ठीक है, आप लोग पता ही होगा क्वेश्चन, आप लोग सुन के आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा क्वेश्चन कैसे हैं और कैसे हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, ये भी पद सही है। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था, जो कि सेवक हो गया, सुदामा हो गया, उद्धव हो गया, बलराम हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव, ठीक है, उद्धव जो कि संदेश लेकर आया था। और हम चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं, ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर पद चैप्टर से क्वेश्चन आया तो आप लोग उसको बेझिझक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये वाला वीडियो आप ही के लिए है। नंबर 6 का क्वेश्चन, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने समय से की थी, किस पंछी से अपनी तुलना की थी। तो किससे की थी, चकोर हो गया, मोर हो गया, कोयल हो गया, हारिल हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हारिल, ठीक है, हारिल से जो कि तुलना की थी गोपियों ने अपने आप को। 7 नंबर का क्वेश्चन, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। प्रेम संदेश हो गया, अनुराग संदेश, योग संदेश और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जिसको पता है कमेंट में कीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा योग संदेश, ठीक है। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी, जो कि मिलन की आस जगी थी, विराह की आग जगी थी, खुशी की आग जगी थी, या फिर प्रेम की आस जगी थी, ठीक है। आग है कहीं कहीं आस, ध्यान दे दीजिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा विराह, ठीक है, जो कि जुदाई, ठीक है, विराह की आग जगी थी। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई थी। पीपल के पत्ते से, कमल के पत्ते से, केले के पत्ते से, नीम के पत्ते से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल के पत्ते से उद्धव की व्यवहार की जो कि तुलना की गई थी। 10 नंबर का क्वेश्चन, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम को अछूते रह गए, ठीक है। उद्धव किसकी संगति में रहकर प्रेम से अछूते रह गए। इसका ऑप्शन गोपियों की, सूरदास की, कृष्ण की और किसी की नहीं। तो ये हो जाएगा कृष्ण की, ठीक है। कृष्ण की संगति में रहकर प्रेम से अछूते रह गए, ठीक है। किसकी संगति, किसके संगति में, कृष्ण के संगति में। अब हम लोग सेकेंड पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि राम लक्ष्मण और परशुराम का जो कि ये था, क्या था, संवाद था, ठीक है। संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से चैप्टर से हम लोग ये ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो कि हमने पद का जो कि सॉल्व कर लिया। अब ये दूसरा चैप्टर से हम लोग सभी VVI ऐसे ही क्वेश्चन को रिसीव करते हैं और आप लोग के दिखाते हैं, ठीक है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन थे, यानी कि इसके लेखक कौन थे। तो कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो बहुत ही राइट आंसर इसका हो जाएगा, इजी है, जो कि तुलसीदास से बहुतों को पता होगा, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं करना है। नंबर 2 का क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद
किस ग्रंथ का अंश है, किस ग्रंथ का मतलब हिस्सा है, ठीक है। रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, कवितावली हो गया और दोहावली हो गया, ठीक है। तो इसका रामचरितमानस हो जाएगा, राइट आंसर रामचरितमानस, जो कि ख वाला होगा। 3 का क्वेश्चन, जो कि शिव धनुष कैसे टूट गया, ठीक है। जोर लगाने से, केवल छूने मात्र से, गिराने से, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जो कि शिव का धनुष था जो कि टूटा था, तो कैसे टूटा था, तो वो हो जाएगा केवल छूने मात्र से, ठीक है। बुक में केवल छूने मात्र से बताया गया है, तो यही वाला आंसर होगा। और आप लोग ऑब्जेक्टिव के सारे सवाल 100% आप लोग सॉल्व करके आएंगे अगर आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज सब सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चैप्टर से पूछेगा यानी कि कोई भी सवाल आप लोग का छूटने वाला नहीं है, ठीक है। 100% में से 100% आप लोग का आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार हम इंग्लिश का भी लाए हैं और भी सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे। मतलब वो जो गए थे राम लक्ष्मण जो कि स्वयंवर में, तो किस मुनि के साथ गए थे। तो यहाँ पर देखिए, मुनि वशिष्ठ हो गया, मुनि नादर हो गया, विश्वामित्र हो गया, परशुराम हो गया। तो विश्वामित्र जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वामित्र के साथ वो लोग गए थे, कहाँ गए थे, स्वयंवर में, जहाँ पर धनुष को उठाने का वहाँ पर चल रहा था कंपटीशन। 5 नंबर का क्वेश्चन, राम का संबंध किस वंश से था। वंश जो कि सूर्यवंश हो गया, चंद्रवंश हो गया, यदुवंश हो गया और हरिवंश हो गया। तो सूर्यवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सूर्यवंश से इसका संबंध था, ठीक है। सूर्यवंश से राम का संबंध था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। कोई भी आप लोग को छोड़ना नहीं है, इसीलिए हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्षेत्रीय कुलद्रोही कौन है, ठीक है। क्षेत्रीय कुलद्रोही कौन है। दशरथ हो गया, जनक हो गया, परशुराम हो गया और राम हो गया। तो इसका राइट आंसर परशुराम हो जाएगा, ठीक है, जो कि ग वाला परशुराम राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय कुलद्रोही कौन थे, तो परशुराम थे। सहस्त्रबाहु, ठीक है, सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हैं। तो अलंकार यहाँ पर कौन है वो बताना है। अनुप्रास हो गया, रूपक हो गया, मानवीकरण हो गया, उपमा हो गया। तो अनुप्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रास जो कि इसका अलंकार है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर सूरवीर को अपनी वीरता, यहाँ पर खालिस्तान छोड़ा गया, सूरवीर को अपनी वीरता और खालिस्तान के बाद में प्रदर्शित करनी चाहिए। किस में प्रदर्शित करनी चाहिए वो आप लोग को बताना है। स्वयंवर के समय प्रदर्शित करनी चाहिए, या फिर अपने को और अपने बड़ा बताने के लिए के समय में करना चाहिए, यानी कि अपना मतलब बड़े से और बड़ा अपना बताने के लिए, और युद्ध भूमि में करना चाहिए, या फिर राजभवन में करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध भूमि में। देखिए, सूरवीर को अपनी वीरता जो कि युद्ध भूमि में प्रदर्शित करनी चाहिए, जहाँ पर लड़ाई हो, ठीक है। आप सूरवीर हैं तो आप लोग अपना वीरता का परिमाण कहाँ देंगे, युद्ध में ही देंगे। आप कहीं भी दिखाइएगा, किसी गरीब के ऊपर ये कीजिएगा, अत्याचार कीजिएगा, तो वो गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तुम तो कालू हाक जनु उलावा पक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक हो गया, श्लेष हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा, ठीक है। उत्प्रेक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है। तो हास्य रस, करुण रस, शांत रस, वीर रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग अध्याय 3 को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि जिसका नाम आप लोग पता ही होगा, सवैया कवित्त, ठीक है। सवैया कवित्त से हम लोग इसको उठाए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को। तो देखिए, प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जानता था, ठीक है। तो प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता था, ठीक है, जगाता था, ठीक है। तो कौन जगाता था, कौवा हो गया, मोर हो गया, तोता हो गया, गुलाब हो गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब, ठीक है। प्रातः काल बालक रूपी वसंत को कौन जगाता था, तो कि गुलाब होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक है।
दारदुम स्पेस चटकरी दे, इस कविता की पंक्ति में निहित रस का नाम लिखिए। तो कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, भक्ति रस हो गया और शांत रस हो गया। तो इसका फर्स्ट वाला जो कि ऑप्शन हो जाएगा वात्सल्य रस हो जाएगा इसका खाली स्थान में, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देव की कविता में फटिक, ठीक है, फटिक का अर्थ है, फटिक का अर्थ क्या है? फटना हो गया, फैलना हो गया, गले पड़ना हो गया, या फिर स्फटिक हो गया, यानी कि एक तरह का सफ़ेद बहुलक तथा पारदर्शी पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला घ वाला, ठीक है। एक तरह का सफ़ेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4th नंबर का जो कि क्वेश्चन, कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही थी? मतलब कृष्ण के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो कैसी लग रही थी? फूल के समान, चंचल मछली के समान, चांदनी के समान, या फिर पवित्र जल के समान? तो चांदनी के समान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चांदनी के समान। अगर आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ ये MCQ एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग को किताब की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ये मैं आप लोग को दावा ठोंक के कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी क्वेश्चंस को मैं इसमें चुन के लाया हूँ, जो कि एग्ज़ाम को आप लोग को इसी में आप लोग क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है। किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, नहीं तो किताब से बेटर कहीं नहीं है, ठीक है। 5वां नंबर का क्वेश्चन, पायनी नुपुर मंजू बजे सबसे में कृष्ण का कैसा वर्णन है? ठीक है, सामंती वैभव का, अलौकिक रूप का, या फिर साधारण बल रूप का, या फिर चमत्कारी रूप का? तो सामंती वैभव का हो जाएगा, ठीक है, सामंती जो कि ए में है, सामंती का ये हो जाएगा राइट आंसर। 6 नंबर का जो कि क्वेश्चन है, राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? ठीक है, राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? ठीक है, मल्लिका, ठीक है, मल्लिका, चमेली हो गया, और चंपा हो गया, गुलाब हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लिका, ठीक है, मल्लिका फूल की सुगंध मिली हुई थी, ठीक है, किसमें? राधा में। 7 नंबर का क्वेश्चन, बालक रूपी वसंत की नज़र कौन उतार रही है? ठीक है, बालक रूपी वसंत की नज़र कौन उतार रही है? ठीक है, कोयल हो गया, कंजकली हो गया, लता हो गया, गुलाब की पत्तियां हो गया। तो कंजकली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर का क्वेश्चन जो कि यहाँ पर देखिए, बालक रूपी वसंत के शरीर पर कैसा छबला है? ठीक है, बालक रूपी वसंत के शरीर पर कैसा छबला है? ऊनी छबला, सूती हो गया, फूलों का छबला, या फिर पत्तों का छबला? तो ये राइट आंसर हो जाएगा फूलों का छबला इसका। 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? ठीक है, किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? चंद्रमा की तरह हो रहे हैं, सूर्य की तरह हो रहे हैं, तारागणों की तरह हो रहे हैं, या फिर वस्त्र आभूषणों युक्त होकर हो रहे हैं? ठीक है, तो वस्त्र आभूषणों युक्त होकर हो रहे हैं सुशोभित, ठीक है। कवि ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? किस रूप का वर्णन किया? राशि वर्णन किया है, या फिर वैरागी, सामाजिक, या फिर पारिवारिक? तो इसका हो जाएगा राजसी, यानी कि राजा दिखाया गया है कृष्ण को। तो नंबर 4 जो कि चैप्टर है जिसमें हम लोग उत्साह अट नहीं रही, जिस चैप्टर से हम लोग सवाल लिए हैं, ठीक है, उत्साह अट नहीं रही, आप लोग को पता होगा। उत्साह कविता के कवि कौन है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन हो गए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि उत्साह कविता जहाँ भी नाम आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आँख बंद करके मार देना, ठीक है। नंबर 2 का क्वेश्चन जो कि उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? ठीक है, तो बिजली को, धरती को, आकाश को, बादल को, किसको संबोधित किया है इसमें? तो बादल को किया है, ठीक है, बादल को संबोधित किया, राइट आंसर हो जाएगा उत्साह पार्ट में, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? ठीक है, उत्साह जो कविता है आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दूं कि कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? धरती हो गया, आकाश हो गया, कवि से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि से, ठीक है, कवि से तुलना किया गया उत्साह पाठ में बादल को, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, कवि बादल को कैसे
बरसने के लिए कह रहा है, मतलब कवि जो है बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है, गरज के साथ या फिर पत्थर के साथ या फिर बिना गरज के साथ या फिर धीरे धीरे। तो गरज के साथ जो कि बरसने के लिए कह रहा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा गरज के साथ, ठीक है, गरज के साथ, यानी कि ए हो जाएगा राइट आंसर, गरज के साथ। 5th नंबर का क्वेश्चन है, देखिए उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। गगन का पर्यायवाची शब्द आप लोग को बताना है, जैसे आकाश हो गया, धरती हो गया, पाताल हो गया या फिर बादल हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश, ठीक है। अगर आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो आप लोग गगन का उल्टा हो जाएगा आकाश, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन, अट नहीं रही कविता के कवि निम्न में से कौन है, ठीक है। अट नहीं रही कविता में कवि कौन है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, अट नहीं रही कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही, ठीक है। क्वेश्चन तो है यहाँ पर अट नहीं रही, बट कविता में क्या अट नहीं रही, बस वही बताना है। फागुन का सौंदर्य अट नहीं रहा, बारिश का सौंदर्य अट नहीं रहा, या फिर गर्मी का सौंदर्य अट नहीं रहा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा फागुन, ठीक है। फागुन का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, वो अट नहीं रहा, ये है राइट आंसर का। कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता, ठीक है। कौन सांस लेता है तो घर भर जाता। कवि हो गया, लेखक हो गया, फागुन हो गया या फिर धरती हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फागुन, ठीक है। फागुन सांस लेता है तो घर भर जाता है, ठीक है। फागुन का महीना, फागुन के आभा, ठीक है। फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है, ठीक है। फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है, तो ऑप्शन है धरती, आकाश, मैदान, पाताल। तो राइट आंसर हो जाएगा धरती, ठीक है। धरती जो कि पट नहीं रही। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कविता के निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानवीय अलंकार है, ठीक है। मानवीय अलंकार किस में है, तो अट नहीं रही, पट नहीं रही, सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं सांस लेते हो। सभी वाक्य देखिए सभी सेम है, बट आपको डिफरेंट कहीं सांस लेते हो ये है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा कहीं सांस लेते हो, ठीक है। तो अब हम लोग चैप्टर 5 से क्वेश्चन लेकर आ गए हैं दंतुरी मुस्कान, ठीक है। दंतुरित मुस्कान से हम लोग क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सभी चैप्टर से क्वेश्चन इसलिए लाए हैं क्योंकि कोई भी चैप्टर से पूछेगा, कोई भी आप लोग का छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना, तो कोई भी ऑप्शन आप लोग का छूटना नहीं चाहिए। किसी का सहारा मत बनिए, आप लोग जाइए मेरा वीडियो देखकर, टोटल क्वेश्चन इसी में रहेंगे। अगर मैं आपको टोटल बता दूंगा तो आप ही लोग सोचिए कि इससे बाहर आएगा ही नहीं और कोई सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है, यह दंतुरित मुस्कान यानी कि इसके कविता के कवि कौन है, नागार्जुन हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा या फिर गिरिजा कुमार मथुरा। तो नागार्जुन जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क वाला, ठीक है, नागार्जुन। 2 नंबर का क्वेश्चन, इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है, ठीक है। कवि हो गया, माँ हो गया, बच्चा हो गया, या फिर ये घ वाला ऑप्शन है युवक हो गया। तो कवि में व्याख्या का केंद्र कौन है, कवि, माँ, बच्चा, युवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ठीक है, ग हो जाएगा बच्चा, इसका राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, कवि मैथिली, ठीक है, कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे, ठीक है। कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे, लेखक हो गया, कवि हो गया, यात्री हो गया या फिर पाठिक हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्री। 4th नंबर का क्वेश्चन है, किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आस का संचार हो जाता है, किसकी मुस्कान देखकर, जो कि युवक का मुस्कान देखकर, युक्ति की मुस्कान देखकर, या फिर माँ की मुस्कान देखकर या फिर बच्चे की मुस्कान देखकर। तो बच्चे की मुस्कान देखकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चे की मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आशा जो कि जग जाता है, संचार हो जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि है, मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मृतक में भी डाल देगी जान। तो मरे हुए को जिंदा कर देना, हारे हुए को जिता देना, हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, या माँ बाप का काम आसान कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हताश और निराश, ठीक है। हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, ये हो जाएगा, मतलब मृतक में भी जान मतलब डाल देना, ठीक है।
6 नंबर का क्वेश्चन, फसल कविता के कवि कौन है? ठीक है, फसल कविता के जो कि कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, जो कि ग है। ठीक है, फसल कविता के कवि। 7 नंबर में क्वेश्चन देख लेते हैं, कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतर है? ठीक है, कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतर है? पानी का रूपांतर, मिट्टी का रूपांतर, बादल का रूपांतर, सूरज की किरणों का रूपांतर। तो किसका रूपांतर है? जो कि सूरज की किरणों का रूपांतर। ठीक है, सूरज की किरणों का रूपांतर हो जाएगा राइट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, फसल किसका गुणधर्म है? फसल मिट्टी का, पानी का, किसान का, हाथ का। तो किसका गुणधर्म है? मिट्टी का गुणधर्म। ठीक है, मिट्टी का गुणधर्म फसल है। ठीक है, 8 का हो जाएगा राइट आंसर। 9 नंबर का क्वेश्चन, फसल से सीधा संबंध किसका रहता है? व्यापारी का, खरीदार का, किसान का, सरकार का। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, बहुत ईजी है, आप लोग कमेंट में दीजिए। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने अभी तक वीडियो में नहीं बोला है तो आप लोग कर दीजिए, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तक देख रहे हैं यानी कि आप लोग को डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी नैया पार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए, फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है? ठीक है, फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है? किसान के हाथों का, व्यापारी के हाथों का, जिम्मेदारों के हाथों का, या फिर हवा की थिरकन का। ठीक है, तो किसका सिमटा हुआ संकोच है? तो हवा की थिरकन का, जो कि ये हो जाएगा हवा की थिरकन का राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग लेकर आ चुके हैं अध्याय आप लोग का 6। ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है छाया मत छूना। ठीक है, छाया मत छूना चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म, ठीक है, जन्म कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था उसका जन्म? जो कि ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, है 1929, 1918, 1916, 1914। तो इसका राइट आंसर 1918 हो जाएगा, ख। ठीक है, ख राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका जन्म कब हुआ था? 1918। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, कवि छाया छूने से क्यों मना करता है? देखिए, छाया भ्रम होती है, छाया काली होती है, छाया खतरनाक होती है, या फिर इससे मन को दूना दुख होता है, यानी कि मतलब दोगुना दुख होता है वो। ठीक है, तो इससे मन को दूना दुख होता है, यानी कि दोगुना दुख होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए छाया को छूना नहीं चाहिए। नंबर 3, चांदनी किसका प्रतीक है? चांदनी प्रकाश का, ज्ञान का, शांति का, या फिर सुख की घड़ियों का। किसका प्रतीक है चांदनी? तो सुख की घड़ियों का प्रतीक जो कि चांदनी है। नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं, छाया से कवि का क्या आश्रय है? ठीक है, तो भ्रम है, परछाई है, डरावना चित्र, या फिर अतीत की स्मृतियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतीत की स्मृतियां, जो कि छाया कवि का आश्रय है, जो कि अतीत की स्मृतियां। 5th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, सुरंग सुधियां से कवि का क्या तात्पर्य है? बुरी यादें, खुशनुमा यादें, या फिर भूली बिसरी यादें, या फिर झकझोर कर देने वाले लक्ष्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशनुमे यादें। ओके, खुशनुमे यादें इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अंडरलाइन वाला क्वेश्चन है, यामिनी का अर्थ क्या है? ठीक है, स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, यामिनी का अर्थ क्या है? तो वासर और निशा, काल, या फिर वात्या चक्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशा। ठीक है, निशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता, ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कविता में मृग तृष्णा। ठीक है, कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? जल को, प्रभुता को, समृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रभुता इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभुता को कविता में मृग तृष्णा कहा गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन, जो कि शरद रात किसका प्रतीक है? ठंड का, खुशियों का, धन का, या फिर प्रेम का? शरद रात किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशियों का, हो जाएगा इसका राइट आंसर ख। ठीक है, खुशियों का प्रतीक है शरद रात। 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रत वसंत जीवन में किन दिनों का प्रतीक है? ठीक है, रस वसंत जीवन में। ठीक है, बुरे दिनों का, निराश दिनों का, सुनहरे दिनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सुनहरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। सुनहरे दिनों का रस वसंत जीवन में इनका जो कि प्रतीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणों के पड़ने से पानी होने के आभास को क्या कहते हैं? ठीक है, रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणें के पड़ने से पानी होने के आभास को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है मृग तृष्णा या फिर चंद्रिका कृष्णा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क वाला। ठीक है, मृग तृष्णा। ठीक है, मृग तृष्णा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों अब हम कन्यादान, ठीक है, चैप्टर 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, कन्यादान, जो कि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो एक बार मैं बताता हूँ, आप लोग सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कन्यादान से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, स्किप आप लोग करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अरे पढ़ाई का मैटर है, आप लोग आधा घंटा 1 घंटा दीजिएगा तो क्या दिक्कत है? आप ही लोग सोचिए, आप ही लोग का जीवन भर ये रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कन्यादान अगर स्किप किए भी होंगे, फास्ट फॉरवर्ड भी किए होंगे, तो इसको नहीं कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग का बाबू देख लीजिए, फेल हो जाइएगा, शराब दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? ठीक है, उसकी कन्या माँ की क्या थी? ठीक है, एकमात्र क्या थी? पुत्री थी, पूंजी थी, सहारा थी या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पूंजी हो जाएगा, जो कि उसकी पुत्री जो थी वो उसी की जो कि पूंजी थी, वही थी उसकी कन्या माँ की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है। आग रोटियां सेकने के लिए स्पेस। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए के बाद उसके बाद रिक्त स्थान को जो कि पूरा करने को बोल रहा। ठीक है, ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए क्या? जलाने हो गया, जलने हो गया, खाने हो गया या फिर खिलाने हो गया, तो जलने होगा। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, और कोमा स्पेस किसके लिए नहीं है? जलाने। यहाँ स्पेस देखिए खाली स्थान है, यहाँ हो जाएगा जलाने। ठीक है, जलाने। ठीक है, जलाने के लिए नहीं। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलाने के लिए नहीं। ओके, राइट आंसर ये। और सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया पढ़ने में, तो जलने हो जाएगा। ठीक है, मैंने लास्ट में। ठीक है, आग रोटियां सेकने के लिए नहीं, जलने के लिए। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका लाइन, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 3, कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है? कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है? पेड़ को, आकाश को, कन्या को, पक्षी को। अंतिम पूंजी पेड़, आकाश, कन्या, पक्षी। तो राइट आंसर कन्या, जो कि ग। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसका मैंने बता दिया कन्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्यादान कविता के कवि कौन है? कन्यादान जो कविता है उसके कवि कौन है? स्वयं प्रकाश या फिर ऋतुराज, सूरदास या फिर रहीमदास। तो ऋतुराज इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, ऋतुराज, जो कि कविता के कवि हैं। नंबर 5 यहाँ पर देखिए, कविता में लड़की ने सयानी न होने का क्या आश्रय है? ठीक है, कविता में लड़की के सयानी ना होने का क्या आश्रय है? जवान ना होना, अनपढ़ होना, दुनियादारी को ना समझना, उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, तो दुनियादारी को ना समझना इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, दुनियादारी को ना समझना यानी कि सयानी ना होने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है? रोटियां सेकने के लिए, स्वयं जलने के लिए या फिर दूसरों को जलाने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटियां सेकने के लिए। रोटियां सेकने के लिए आग का प्रयोग बताया गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन, नारियों का बंधन किसे बताया गया है? ठीक है, नारियों का बंधन किसे बताया गया है? धन को, वस्त्रों एवं आभूषणों को, या फिर शिक्षा को, या फिर गृहस्थ जीवन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वस्त्रों एवं आभूषणों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। क्वेश्चन 8 में देखिए, दुख बाँचना। ठीक है,
बाँचना से क्या अभिप्राय है, ठीक है। दुख को देखना, दुख का वर्णन करना, दुख को पढ़ना, दुख को गहराई से अनुभव करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुख को गहराई से अनुभव करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लड़की जैसी दिखाई न देने का तात्पर्य किससे, यानी कि लड़की मत बनना, लड़की की भांति श्रृंगार ना करना, कमजोर मत बनना या फिर आभूषण मत पहनना। जो कि लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य किससे, कमजोर मत बनना, ठीक है। लड़की जैसी दिखाई न देना यानी कि कमजोर मत बनना। सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है, ऋतुराज का जन्म कब हुआ था, जो कि कन्यादान चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि ऋतुराज का जन्म कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था। तो इसके ऑप्शन है 1930, 1940, 1935, 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940, ठीक है, यानी कि 1940 इसका राइट आंसर ख, ठीक है। ये चैप्टर के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो अब हम चैप्टर 8 लेकर आ चुके हैं, संगतकार। कविता के कवि कौन है, ठीक है, संगतकार कविता के कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं चैप्टर 8 का, ठीक है। चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, संगतकार जिस चैप्टर का नाम है। तो संगतकार कविता के कवि कौन है, ठीक है, मंगलेश डबराल या फिर नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, यानी कि क, मंगलेश डबराल इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगतकार का क्या अर्थ होता है, ठीक है, संगतकार का क्या अर्थ होता है, जैसे कि मुख्य गायक हो गया, मुख्य गायक का साथ देने वाला जो पीछे रहता है वो सब, या फिर गीतकार या फिर संगीतकार। तो इसका आंसर होगा मुख्य गायक का जो साथ देने वाले होते हैं वो सारे गायक हो जाएगा संगतकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त होने लगता है तब हौसला कौन बढ़ाता है, ठीक है। जब अस्त होने लगता है यानी कि डाउन होने लगता है तो कौन बढ़ाता है, देखिए जैसे कि हो गया गीतकार, हो गया कलाकार, संगीतकार, संगतकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीतकार, ठीक है, संगीतकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब उसका उत्साह जो कि डाउन होने लगता है तब संगीतकार जो कि उस उत्साह बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, मुख्य गायक का स्वर कब बैठने लगता है, यानी कि गला कब बैठने लगता है। तो ऊंची आवाज़ में गाने के कारण बैठने लगता है, या फिर मध्य आवाज़ में गाने के कारण बैठने लगता है, या फिर नीची आवाज़ में गाने के कारण बैठने लगता है, या फिर क्रक्शन आवाज़ में गाने के कारण बैठने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क वाला, ठीक है। ऊंची आवाज़ में जब गायकार जो कि गाने लगता है तब उसका मतलब स्वर बैठ जाता है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन, कवि ने किसके स्वर को चट्टान जैसा भारी कहा, ठीक है, संगीतकार के स्वर को, साहित्यकार के स्वर को, या फिर मुख्य गायक के स्वर को, या फिर सहायक गायकों के स्वर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य गायक के स्वर को, ठीक है। जो मुख्य है, ठीक है, जो मुख्य अतिथि, जो मुख्य गायक है उसके स्वर को क्या कहा, चट्टान जैसी भारी स्वर कहा, ठीक है। तो उसमें टोटल 5 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको मैंने कवर किया। और भी क्वेश्चन है बट मैं उन सबको इंपॉर्टेंट उतना देता नहीं हूँ, ठीक है। वो सब लो क्वालिटी के क्वेश्चन वो सब आने के चांस 1% चांस रहते हैं, ठीक है। और नेताजी का चश्मा जो कि अध्याय 9 है उसको चलिए अब हम लोग डिस्कवर करेंगे। और अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। लाइक करने के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ, बहुत देर बाद, ठीक है, आधा घंटा प्लस होने चला तब जाके मैं बोल रहा हूँ। तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने मित्र बंधु के साथ, ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर स्वयं प्रकाश, या फिर यशपाल, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। जो कि लेखक कौन है, तो स्वयं प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा ख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी। तो मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे के बाएं में, या फिर मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे के दाएं में, या फिर मुख्य बाजार के चौराहे पर, या फिर बाजार के बाहर। तो कहाँ पर लगाया गया था, मुख्य बाजार के चौराहे पर लगाया गया था, यानी कि जहाँ पर 4 राहें होती हैं वहाँ पर लगाया गया था नेताजी की मूर्ति को, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। नेताजी 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे, क्रोधी एवं उग्र, या फिर शांत एवं क्रोध, या फिर संघर्षशील और क्रांतिकारी, या फिर
मासूम और कमसीन लग रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा मासूम और कमसीन, जो कि नेताजी चश्मा में मासूम और कमसीन लग रहे थे। ठीक है, नेताजी की मूर्ति में कैसे लग रहे थे, मासूम और कमसीन। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 5 देखिए, हवलदार साहब को कौन सी बात बुरी लगी। ठीक है, तो हवलदार साहब को कौन सी बात बुरी लगी, मरियल सा बूढ़ा आदमी को सिर पर गांधी टोपी पहनाना ये लगा बुरा, या फिर पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना ये बात बुरा लगा, या फिर कैप्टन का गाली मतलब गली गली में घूम के चश्मा बेचना, या फिर पान वाले द्वारा साफ इनकार करना। तो ये हो जाएगा पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। ठीक है, ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे। ठीक है, क्यों पड़ गए थे, क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। पान वाले के द्वारा मजाक करने पर, या फिर पान वाले द्वारा चश्मे वाले को कैप्टन कहने पर, या फिर एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी को देशभक्त को देखकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी को देशभक्त को देखकर, ठीक है, आदमी की देशभक्ति को देखकर चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए थे। ठीक है, किसको चक्कर में देखकर पड़ गए थे, जो कि एक बूढ़ा आदमी था जो कि लंगड़ा था। ठीक है, और वो देशभक्ति मतलब में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, हवलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता थी। ठीक है, क्या मतलब मिलती जुलती थी। तो दोनों चश्मा बेचते थे, दोनों देशभक्त थे, या फिर पान वाला दोनों का मजाक बनाता था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों देशभक्त थे। ठीक है, यही उन दोनों में समानता थी जो कि बराबरता थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा देखकर सर्वप्रथम क्या सोचा, मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा, जो कि रियल चश्मा जो कि देखा मूर्ति पर, तो उन्होंने क्या सोचा। ठीक है, सोचते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य सराहनीय है, या फिर सोचते हैं कि नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है, या फिर सोचते हैं कि कैप्टन का कार्य सराहनीय है, या फिर सोचते हैं कि पान वाले का कार्य सराहनीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। ठीक है, सोचते हैं कि प्रशासनिक मतलब अधिकारियों का कार्य सराहनीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है। ठीक है, क्या उम्मीद जगती है, जो कि चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है, ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, या फिर नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, या फिर अपनी तरक्की की उम्मीद, या फिर देशभक्ति की तरक्की की उम्मीद जगती है। तो इसका हो जाएगा नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ख हो जाएगा, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका। ठीक है, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था। ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था। तो मोतीलाल हो गया, किशनलाल, प्रेमपाल हो गया, या फिर सोहन लाल। तो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल। ठीक है, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आ चुके हैं हम लोग, बाल गोविंद भगत। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम जो कि हिंदी का होगा, तो आप लोग इसमें 100 का 100% आप लोग लाने का चांस कीजिएगा। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन सभी के सभी चैप्टर से उठा के लाए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन बाल गोविंद भगत जिस चैप्टर से हम लोग ले रहे हैं, तो सुनिए आप लोग क्या क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत में, ठीक है, फर्स्ट नंबर, बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को बड़ी आत्मीयता से गाते थे। ठीक है, आत्मीयता से गाते थे किसको, पदों को। ठीक है, तो उन गीतों में कौन सा भाव, ठीक है, उन गीतों में कौन सा भाव निहित था। तो कौन सा भाव निहित था वो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, या फिर वियोन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभु मिलन का। ठीक है, प्रभु मिलन का जो कि रहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, बाल गोविंद भगत जी कौन सा
व्यवसाय करते थे, यानी कि कौन सा धंधा पानी करते थे, खेती करते थे, दुकानदारी करते थे, पुस्तक विक्रेता करते थे, या फिर कुछ नहीं करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा खेती। ठीक है, बाल गोविंद भगत क्या करते थे, खेती करते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखते थे? बेटा ईमानदार था, बेटा समझदार था, बेटा सुस्त और बोंदा यानी कि गोंदा यानी कि बेवकूफ़, और घ में यानी कि बेटा सुंदर था। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, जो कि बेटा सुस्त और बोदा यानी कि गोंदा यानी कि बेवकूफ़ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी थी, जैन मुनियों जैसी थी, या फिर कबीर पक्तियों जैसी थी, या फिर गंदी टोपी जैसी थी? ठीक है, तो बाल गोविंद की भगत की मतलब टोपी कैसी थी? तो कबीर पंथियों जैसी थी। राइट आंसर। ठीक है, ग हो जाएगा, कबीर पंथियों जैसी थी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है देख लेते हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पुत्र वधू यानी कि अपने पुत्र की बीवी से कराया। इस कार्य से भगत जी के किस विचारधारा का परिचय मिलता है? ठीक है, कौन से विचारधारा का परिचय मिलता है? तो वादिता का विरोध एवं प्रगतिशील विचारधारा का, या फिर रूढ़िवादी विचारधारा का, या फिर ग में उनकी संकुचित मानसिकता का, या फिर घ में क और ख दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूढ़िवादी का विरोध। ठीक है, विरोध जो कि रूढ़िवादी का विरोध का प्रगतिशील विचारधारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल अगर आप लोग हल कर लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन होगा, गद्यांश वगैरह आप लोग टोटल हल कर सकते हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? ठीक है, नाटा था, लंबा था, छोटा था, मंझोला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंझोला। ठीक है, मंझोला था। 7 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 50 के पार, 60 के पार, 70 के पार, या फिर 40 के ऊपर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 के पार यानी कि ख हो जाएगा। ठीक है, 60 के पार उसकी उम्र थी। किसकी? बाल गोविंद भगत की उम्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बाल गोविंद भगत के पाठ के लेखक का नाम क्या था? ठीक है, शिव पूजन सहाय, स्वयं प्रकाश, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत किसकी जड़ों की बेडोल, ठीक है, जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे? तो आंवले की, धतूरे की, नीम की, या फिर तुलसी की? तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसी की, जो कि तुलसी की क्या करते थे? जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे, तुलसी की। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख लीजिए, पाठ बाल गोविंद भगत गद्य लेखक की कौन सी विधा है? ठीक है, कहानी है, उपन्यास है, अंक है, या फिर रेखा चित्र है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा चित्र, जो कि घ हो जाएगा राइट आंसर, जो कि रेखा चित्र है। क्या है? बाल गोविंद भगत गद्य लेखक की विधा। ठीक है, रेखा चित्र। अध्याय 11 आ चुके हैं, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद, यशपाल, निराला, या फिर नागार्जुन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। ख इसका राइट आंसर, लखनवी अंदाज का लेखक यशपाल हैं। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन, लखनवी किस प्रदेश की राजधानी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि क। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफ़र कर रहा था? ट्रेन के किस क्लास में, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या फिर सामान्य बोगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड क्लास का बोगी में ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, लेखक यशपाल का जन्म कब हुआ था? ठीक है, लेखक यशपाल का जो कि जन्म कब हुआ था? 1803 ईस्वी में, 1903, या फिर 1973, या फिर 1963? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1903। ठीक है, 1903। ठीक है, 1903 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लेखक का जन्म हुआ था। क्वेश्चन 5 यहाँ पर, लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है? तो इसका ऑप्शन देखिए, व्यंग्य हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंग्य। ठीक है, व्यंग्य इसका लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है? वो व्यंग्य रचना है। अध्याय 12 हम लोग पहुंच गए हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, किनसे बात करना लेखक के लिए क्रम
के संकल्प से भरना था, ठीक है। किसके लिए मतलब बात करना, ठीक है। तो किससे बात करना था, माँ से, बच्चों से, या फिर लोगों से, या फिर फादर से, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फादर से बात करना लेखक के लिए क्रम के संकल्प से भरना था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, फादर ने जीसेंट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी। तो 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की, या फिर कर्मचार की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मचार, ठीक है। धर्मचार ग वाला राइट आंसर हो जाएगा। धर्मचार की पढ़ाई की थी, किसने की थी, फादर ने। क्वेश्चन नंबर 3, फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव है, ठीक है। कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव है, तो मधुर हो गया, कर्कश हो गया, उदास शांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदास शांत, ठीक है। उदास शांत संगीत सुनने जैसा उसका हाल था। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे, जो कि उर्दू को, फारसी को, हिंदी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसको देखना चाहते थे, हिंदी को, जो कि फादर राष्ट्रभाषा के तौर पर देखना चाहते थे। नंबर 5, जो कि किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था, जो कि किसी का दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था। तो पहला ऑप्शन उपेक्षित और आनंदपूर्ण, या फिर कटु, या फिर सांत्वनापूर्ण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांत्वनापूर्ण, ठीक है। सांत्वनापूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, फादर बुल्के किस देश में जन्मे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर बुल्के किस देश में जन्मे थे। फ्रांस हो जाएगा, बेल्जियम हो गया, रूस हो गया, जर्मनी हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम में जन्मे थे कौन, फादर बुल्के। क्वेश्चन नंबर 7, मानवीय करुणा की दिव्य चमक किस शैली में लिखा गया है, ठीक है। किस शैली में लिखा गया, कहानी हो गया, कविता हो गया, निबंध हो गया, या फिर संस्मरण हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, परिमल किसका नाम था, एक साहित्यकार का, एक पेड़ का, या फिर एक साहित्यिक संस्था का, या फिर एक फल का नाम था। परिमल जो कि किसी का नाम था, तो किसका नाम था, तो जिसका राइट आंसर ग हो जाएगा, एक साहित्यिक संस्था का नाम था। क्या नाम था, परिमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फादर बुल्के ने, ठीक है, खाली स्थान कोश तैयार किया, मतलब समानांतर कोश, या फिर अंग्रेजी संस्कृत कोश, या फिर अंग्रेजी हिंदी कोश, या फिर अंग्रेजी फ्रेंच कोश तैयार किया था। इनमें से कोई कोश जो कि फादर बुल्के ने तैयार किया था, बट कौन सा कोश तैयार किया था वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी हिंदी कोश, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी कोश जो कि ग होगा राइट आंसर। इसको तैयार किया था किसने, फादर बुल्के ने। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, किस वृक्ष से, ठीक है, किस वृक्ष से लेखक ने फादर की उपस्थिति की तुलना की है, ठीक है। तो देवदारू, ठीक है, देवदारू, नीम हो गया, वट वृक्ष हो गया, या फिर शाल हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदारू, ठीक है। देवदारू जो वृक्ष है, ठीक है, उसकी उपस्थिति की तुलना फादर की उपस्थिति से की गई है, ठीक है, देवदारू वृक्ष से। अध्याय 13 हम लोग पहुंच गए हैं, जिसका चैप्टर का नाम है एक कहानी यह भी, ठीक है। एक कहानी यह भी, इससे भी पहले हम लोग और भी चैप्टर को डिस्कवर कर चुके हैं। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट कीजिए, टोटल आप लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, ठीक है, मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था, कोलकाता, जयपुर, कानपुर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, ठीक है। अजमेर में उसका क्या बीता था, बचपन। किसका, मन्नू भंडारी का बचपन अजमेर में बीता था। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था, त्यागशील था, लालची था, क्रोधी था, या फिर लड़ाई करने वाला था, ठीक है। लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा त्यागशील, ठीक है। क्या हो जाएगा, त्यागशील उसकी माँ का स्वभाव था, उतना मोह लालच ये सब नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए, लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों नहीं कहते थे, ठीक है। जो बहस होता था तो लेखिका ने मतलब बैठने क्यों नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो वे उसे बहस करना सिखाना चाहते थे, या फिर वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे, या फिर औपचारिक वश
बैठने को कहते थे, ठीक है, या फिर लेखिका की इच्छा के कारण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। इसीलिए जो है लेखिका के पिता लेखिका को अपने घर में होने वाली बहसों यानी कि लड़ाई वगैरह में बैठने को वो जबरन कहती थी, यानी कि ज़बरदस्ती, मतलब ताकि वो भी सुने और वो सीखे कि देश में क्या स्थिति है, ठीक है, उससे परिचित कराना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, सन 46 और 47, ठीक है, 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? तो देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, या फिर देश की स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी, ठीक है, या फिर देश को स्वतंत्र करने का जोश उफान पर था, या फिर संविधान तैयार किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा देश को स्वतंत्र करने का जोश उफान पर था, ठीक है, स्वतंत्र करने का तैयारी चल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन 6 यहाँ पर देखिए, लेखिका के पिता, ठीक है, ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? यानी कि शक्की यानी कि शक में, ठीक है, चिंता के कारण थे, गरीबी के कारण, या फिर अपने के विश्वासघात के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कैसे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनों के विश्वासघात के कारण वो थोड़े शक की भावना में थे, मतलब वो थोड़ा शक्की टाइप के थे और शक करते थे बात बात पर। क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी जोशीली बातों में, ठीक है, जिसकी जोशीली बातों में लेखिका के रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया जाता था, ठीक है, किसकी? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी, या फिर पिता की, या फिर शीला अग्रवाल की, या फिर क्रांतिकारियों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीला अग्रवाल की, ठीक है, शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने लेखिका के रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। किसके राहों में? शीला अग्रवाल की मतलब बातों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, लेखिका के पिता ने उसका रोब देखकर क्या अनुभव किया था? प्रशंसा वाला, या फिर गर्व, या फिर क्रोध, या फिर चिंता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्व, ठीक है, गर्व, मतलब गर्व का रोप मतलब वो देखते थे, ठीक है, उसका अनुभव था गर्व का। क्वेश्चन नंबर 9, इस लेख में, ठीक है, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया? मतलब इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया, ठीक है, गुस्से वाला, या फिर उदंड, या फिर शर्मिला, या फिर स्वतंत्रता सेनानी वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी वाला व्यक्तित्व सामने आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख लेते हैं, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया? ठीक है, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आंदोलनकारी, ठीक है, आंदोलनकारी, या फिर बिगड़ेल उसका व्यवहार था, या फिर आंदोलनकारी व्यवहार था, या फिर झगड़ालू व्यवहार, या फिर आशिष्ट, ठीक है। तो आंदोलनकारी व्यवहार था, जिसको देखकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया था, ठीक है। तो अध्याय हम लोग का 13 समाप्त हो चुका है और हम लोग 14 में आ चुके हैं, ठीक है, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, ठीक है, नौबत खाने में इबादत, जो कि 14 पाठ है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग एग्जाम में फेल हो जाएगा, ठीक है। बाद में मुझे मत गलती दोहराइएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नौबत खाने में इबादत, ठीक है, नौबत खाने में इबादत पाठ किसके जीवन पर केंद्रित है? ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर, या फिर अब्दुल खान के जीवन पर, या फिर मोहम्मदुल्लाह खान, ठीक है, के जीवन पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर, ठीक है, राइट आंसर बच्चों। तो नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं? सत्येंद्र मिश्रा, ठीक है, सत्येंद्र मिश्र, और दूसरा में देवेंद्र मिश्र, और यतीन्द्र मिश्र, और लास्ट में रविंद्र मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, जो कि यतीन्द्र मिश्र इसका जो कि पाठ के लेखक है, किसके? नौबत खाने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताइए, ओके। इसका जवाब आप लोग ढूंढिए और मुझे बताइए। और चलिए मैं अब
फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बताता हूँ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो बांसुरी वादक, ढोल वादक, नगाड़ा वादक, शहनाई वादक। तो बिस्मिल्लाह खां आप लोग को पता ही होगा शहनाई वाला होगा, ठीक है। शहनाई के बेताज बादशाह माने जाते थे, कौन पता है? बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, शहनाई के बेताज बादशाह, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि शहनाई के बेताज बादशाह इनमें से कौन है, ठीक है, तो उसमें बिस्मिल्लाह खां का भी नाम होगा। तो यही होंगे राइट आंसर। नंबर 5 जो कि इबादत का क्या अर्थ होता है? पूजा, श्रम, सफलता या फिर उपलब्धि, ठीक है। इबादत का क्या अर्थ होता है? तो इबादत का अर्थ होता है पूजा, ठीक है। पूजा करना इबादत, ठीक है। इबादत जो कि पूजा करना इसका अर्थ होता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो बच्चों हम लोगों ने 10th क्लास के जितने भी MCQ ऑब्जेक्टिव हैं सभी को डिस्कवर कर लिया, ठीक है। सभी को मतलब हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो हिंदी के टोटल हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो कि 18 तारीख जो कि 18 फरवरी को होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो आप लोग तैयारी करके जाइए। ये 1 घंटे की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। और अगर आप लोग यहीं तक आप लोग पहुंच चुके हैं, पूरा लास्ट तक वीडियो देख चुके हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में फैलाइए और पास हो जाइए। हम तो उम्मीद यही करते हैं, ठीक है। और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका और भी पार्ट आप लोग को मिल जाएगा देखने को प्लेलिस्ट में, जाकर आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। ओके।